अस्सलाम वालेकुम गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो कोरिया की इस्लामाबाद में एम्बेसी है वो तकरीबन 6 महीने से यही चल रहा है कि वो तकरीबन 3 महीने आपके ले जाती है वीज़ा एप्लीकेशन को, और 3 महीने के बाद भी कोई जो आपका वीज़ा है वो डिनाई हो जाता है, उसका कोई रिस्पांस नहीं आता। ठीक है, चाहे आप फैमिली वीज़ा F3 अप्लाई करें, चाहे आप C3 अप्लाई करें, या चाहे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, तो तकरीबन 6 महीनों से यही सीन आ रहा है कि कोरियन एम्बेसी जो है वो तकरीबन 3 4 या 5 महीने भी लेती है और फिर वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। और दूसरे नंबर पे रिजेक्ट करके जो पर्पज़ ऑफ रिजेक्शन है वो भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उसमें वहाँ पे कीथा लिख दिया जाता है जिसका मतलब है अदर। और दूसरे नंबर पे जो रीज़न है कि पर्पज़ ऑफ एंट्री इज़ नॉट वेल एक्सप्लेन्ड। हम आज इस मसले को हल करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ जो है हम सब मिल के, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मिल के इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें। बेसिकली जो ये वाली मेरी वीडियो है इसका जो मैं क्रेडिट है वो मैं इन भाई साहब को भी देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था और मैं एक ऐसा सिस्टम फाइंड कर रहा था काफ़ी टाइम से कि जिस पे हम कोरिया में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी हम कंप्लेन कर सकें। तो मैं इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो इस भाई साहब को दूंगा। लेकिन जो तरीकाकार था उनकी वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं था, तो मैंने तरीकाकार और एक्सप्लेन करने के लिए इवन कि एक सादा शख्स भी, ठीक है, जिसका वीज़ा नहीं लग रहा, जिसने लेट्स से कि E9 वाला है, या फिर जो मतलब ज़्यादा बिजी होता है, जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो जस्ट कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला ले। तो मैं आपको वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, ठीक है, आपने सेम टू सेम वही प्रोसीजर करना है जो मैंने आपको बताना है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप यार ज़्यादा से ज़्यादा ना कंप्लेन करें, क्योंकि अगर हम एक उंगली है वो कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, जस्ट एक ही काम करती है, ठीक है, और वो आप किसी को देख के तंग कर लें। दूसरे नंबर पे अगर हम मुक्का बनेंगे तो फिर मुक्के में पावर होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब मिल के काम करेंगे, ये वाला कंप्लेन करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हमारी जो कंप्लेन है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो चलते हैं, मैं लैपटॉप पे आपको लेके जाता हूँ और वहाँ पे हम ये तरीकाकार देखते हैं कि क्या करना है। तो आपने जस्ट यहाँ पे ना epeople.go.kr की वेबसाइट है ये वाली, ठीक है, आपने जस्ट यहाँ पे ना इंटर करना है, ठीक है, ये सर्च करना है। और अगर आप कोरिया में ही हैं और यहाँ पे ना आपको कोरिया के किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में कंप्लेन है, तो आप इसी वेबसाइट पे अपना यहाँ पे ID वगैरह बना के कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसकी बिहाफ पे मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोरिया के, ठीक है, आप यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल कंप्लेन का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई फॉर सिविल कंप्लेन कंसल्टेशन, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो मेन तरीकाकार है वो है जी ये जनरल कंप्लेन का। अगर आप इसको कोरियन में करें तो कोरियन में आपने जाना है मिनवान पे, मिनवान के बाद दूसरा ऑप्शन है इल्बन मिनवान, ठीक है। तो आपने वहाँ पे जाके कंप्लेन करके, ठीक है, ये जितने भी प्रोसेस है इसको सब फॉलो करना है, 3 प्रोसेस हैं इनके, ठीक है, और आपने इनको फॉलो करना है और आप कंप्लेन कर सकते हैं। हमारा मसला है वो इंटरनेशनल मसला है, हमने जाके यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी है जी, फॉरेन लैंग्वेज लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे करके इंग्लिश करनी है। इंग्लिश हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। और नीचे इसके देखें तो ये प्रोसीजर है, हमने यहाँ पे ना एप्लीकेशन पटिशन पे जाना है, इसको ओपन करना है और यहाँ पे सिंपली मैंने आपको एक यहाँ पे करें फाइल पटिशन पे, फाइल के बाद यहाँ पे सिंपली आपने ना आपने यहाँ पे अपनी डिटेल सारी इनपुट करनी है, ठीक है, जो भी है, नेम है, अगर आप नेशनलिटी पाकिस्तानी लिखें, उसके बाद फ़ोन नंबर आपने लाजमी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ़ोन नंबर लाजमी नहीं है, अगर आप कोरिया में नहीं रहते, ठीक है, तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। जिसके आगे ये वाला स्टार लगा हुआ है ना रेड कलर का, आपने ये लाजमी फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखें, कोरिया में रहते हैं तो कोरियन लिखें। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है और साथ ईमेल आपने लाजमी डालना है, क्योंकि अगर आपने फ़ोन नंबर मेंशन नहीं किया तो फिर ये आपको ईमेल पे रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्योंकि फ़ोन नंबर भी है कोरियन, तो इस वजह से हम अभी ये जो टाइटल है और जो कंटेंट है इसको आपने ध्यान से सुननी है मेरी बात, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली ये जो टाइटल है ना इसको कॉपी करना है, ठीक है, या कंप्लेन से लेके पाकिस्तान तक उठा के आपने अपनी इंफॉर्मेशन के टाइटल में डाल देना है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के टाइटल में डाल देना है। और दूसरे नंबर पे जो नीचे वाला जो सारा सिस्टम है ना,
ये वाला जो सारा सिस्टम है इसको आपने सारा कॉपी करके ना, और इसको आपने नीचे वाले इसमें डाल के, और सिंपली आपने, अगर आपके पास अटैचमेंट है कोई, मतलब कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे जस्ट वो 2 रीज़न डाले हुए हैं, तो इस तरह की जो अटैचमेंट है या फिर कोई भी अगर आपके पास कोई और सबूत हो सकता है तो आपने यहाँ पे साथ लगा के, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली आपने अपना केस जो है ना वो सबमिट कर देना है। अभी ये जो है सबमिट हो चुका है। हमारी पिटीशन में चेक रिजल्ट करके भी अपनी पिटीशन है वो चेक कर सकते हैं। हम ना इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि आपने कैसे मॉडिफिकेशन करनी है और क्या तरीकाकार है। सबसे पहले आपने ना जस्ट इस जो पहला पैराग्राफ है ना उसमें आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपना पर्पस देना है। पहले पैराग्राफ में जो आपका अपना मसला है कि आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आपने वो एंटर करना है। दूसरे पैराग्राफ में मैंने सिंपली ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि यार कोरियन एम्बेसी इस्लामाबाद वाली, उसका जो रवैया है, ठीक है, जो वहाँ पे फ्रंट विंडो पे जो स्टाफ बैठा होता है, ठीक है, उसका वो रवैया अच्छा नहीं है विजिटर के साथ, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम फ़ोन करें वहाँ पे, उनका जो सेल नंबर दिया हुआ है वेबसाइट पे, तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, ठीक है, मतलब कॉल आंसर नहीं करते। और थर्डली अगर आप उनको ईमेल करें तो ईमेल का भी कोई जवाब वगैरह नहीं वो देते। इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि यार इतना वेट करके भी 3-4 महीने बाद भी वेट करके रिजेक्शन आती है और रिजेक्शन का रीज़न है वो नहीं दिया जाता। यार हमें ये लोग रीज़न दे दें कि हम उस रीज़न को इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम अगर हम वीज़ा अप्लाई करें तो हमारा जो वीज़ा है वो लग जाए, लेकिन हमें वो रीज़न नहीं दिया जाता। रीज़न के नाम पे हमें जस्ट 2 चीज़ें दी जाती हैं। एक रीज़न 1 की था, मतलब कि अदर्स, हमें नहीं पता कि कौन सा अदर है इसमें। दूसरे नंबर पे कि रीज़न ऑफ एंट्री इज़ नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, ठीक है, कि पर्पज़ ऑफ विजिट इज़ नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, कि ये मकसद क्या था इसका एप्लीकेशन का, ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। जबकि अगर एक बंदा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसका पर्पज़ सिंपल है कि स्टूडेंट वीज़ा है, स्टडी करनी है। अगर कोई बंदा F3 वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो पर्पज़ एक ही है कि उसकी फैमिली ने उसके साथ आके उसके साथ रहना चाहती है, और मतलब जब तक वो कोरिया में है उस टाइम तक वो उसके साथ अपना टाइम गुजारना चाहती है, ठीक है, फलाने बंदे की फैमिली। तीसरे नंबर पे अगर C3 वीज़ा है या फिर फैमिली विजिटिंग वीज़ा है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं, उसका पर्पज़ ये है कि यार 3 महीने के लिए 2-3 महीनों के लिए बंदे ने आना है, कोरिया में रहना है साथ अपने, और वापस चले जाना है। तो ये जो 3 रीज़न होते हैं ये क्लियरली एक्सप्लेन्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वो ये ऑप्शन देते हैं कि यार रीज़न एक्सप्लेन नहीं किया गया। F3 वीज़ा या C3 वीज़ा है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेनली हम कोरिया से ही बनाते हैं। हम कोरियन बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, उसके बाद जो हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कोरिया से ही होम टैक्स वगैरह की वेबसाइट से निकलते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा इन्विटेशन और गारंटी लेटर है ये भी हम कोरिया के अटॉर्नी से नोटराइज करवा के हम पाकिस्तान में सेंड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें हमने कंपेयर किया है कि यार कराची में जो कोरिया का जो कॉन्सुलेट है, ठीक है, उसमें जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है और जो उनकी जो वीज़ा अप्रूवल है वो भी पॉजिटिव है। लेकिन जो इस्लामाबाद में जो ऑफिस है यार वो कैसे हो सकता है कि एक ही कंट्री में इतना ज़्यादा फ़र्क हो दोनों ऑफिस के दरमियान, ठीक है, तो ये कोई समझ के बाहर है कि ये कैसे हो सकता है। इसके अलावा मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि यार मैंने यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं जो बांग्लादेश या फिर उज़्बेकिस्तान से हैं, ठीक है, उनसे मैंने पूछा है कि उनकी एम्बेसी कितना टाइम लेती है, तो उन्होंने भी यही 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता है, यही मुझे बोला है। उसके बाद यार कोरियन जो लोग हैं ना ये पैसों के मामले में बड़े सख्त होते हैं, ठीक है। ये हमारा पाकिस्तानी को तो ये है कि यार चलो यार किसी ने बंदे को टीका लगा दिया है, किसी करोड़ों का नुकसान भी हो गया यार, फिर भी कहते हैं यार जा अल्लाह तेनू देखेगा, ठीक है। हम इस तरह बोल के बस छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं, ठीक है, खली बल्ली कर देते हैं। लेकिन कोरिया में बंदे रुपये का हिसाब रखते हैं, वान का हिसाब रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि यार जो हमारी टोटल कॉस्ट है ना इसके अंदर उसमें आप वीज़ा फ़ी इंक्लूड करो तो वो तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी, जो कि 6 मान कोरियन बनती है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने जो हम शिप करते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, वो तकरीबन फिडेक्स या DHL से अगर हम करवाएं तो शिप मानवान मतलब कि 12 मानवान जो कि 25,000 पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन, वो इतना खर्चा होता है। अगर हम कोरिया पोस्ट से करें तो वो तकरीबन 4-5 मानन लेते हैं, लेकिन कोरिया पोस्ट वाले 20-22 दिन लगा लेते हैं डॉक्यूमेंट्स भेजने में, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल से वो पुराने हो जाते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर हम स्पेशल इस सारे झुंझट से, इस्लामाबाद एम्बेसी वाले झुंझट से बचने के लिए हम कराची का रुख करें, इस्लामाबाद या पंजाब या KPK एरिया से,
ठीक है। तो हमें कम से कम भी ना 1 लाख रुपया तकरीबन टीका हमारा लग जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो फिर ट्रेन पे जाना है, ठीक है। ज़्यादा पैसे नहीं है तो ट्रेन पे जाना है, ट्रेन पे वो 2 दिन जो है वक्री ज़रारत, उसके बाद वहाँ पे जाके होटल का खर्चा, ठीक है, रोटी पानी का खर्चा तकरीबन 50,000 तो ये लगना ही लगना है। इन सब रीज़न को एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये डिमांड की है, मैंने ये रिक्वेस्ट की है अपनी जो मुतलका डिपार्टमेंट है कि वो जस्ट ये 3 स्टेप करे। पहले नंबर पे इन्वेस्टिगेट करे कि यार इतना ज़्यादा प्रोसेस क्यों लग रहा है, ठीक है, और उसको रिजॉल्व करे। दूसरे नंबर पे जो वहाँ पे स्टाफ है उनकी प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव करे। तीसरे नंबर पे जो वीज़ा डिनाइल जो रिजेक्शन है उसका हमें क्लियर कट बताए कि ये रीज़न है। अगर आप पॉलिटिकल रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर रहे हो तो स्पेशल प्लीज़ मेंशन करें कि ये आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर था, लेकिन ये वीज़ा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या फिर आपकी कंट्री के फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। या फिर अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा किसी ने अप्लाई किया हुआ है उसकी बैंक स्टेटमेंट तगड़ी नहीं है, तो फिर प्लीज़ मेंशन करें कि फाइनेंशियल इशू है, इस वजह से हमने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया है। ना कि जस्ट वही 2 टिपिकल से रीज़न दे देते हैं। एक की था जिसका हमें पता, मतलब हमें भी नहीं पता यार कि उसका क्या मतलब है, ठीक है। की था का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में की था मतलब होता है अदर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पर्पज ऑफ एंट्री या पर्पज ऑफ वीज़ा इज़ नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। इसमें तो इसका तो मेरे ख्याल से रीज़न बनता ही नहीं है कि क्योंकि ऑलरेडी अगर स्टूडेंट वीज़े पे हमने मतलब स्टूडेंट्स हैं वो SOP भी अपनी लगाते हैं, और इसके अलावा जो यहाँ से फैमिली वीज़ा या फिर F3 या फिर C31 जो यहाँ से अप्लाई किया जाता है उसके लिए भी इन्विटेशन लेटर पे हम मेंशन करते हैं अपनी पर्पज ऑफ एंट्री को, तो फिर भी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हम कम से कम इतना डिज़र्व करते हैं, हम अपने पैसे भी लगाते हैं, हम जलालत भी खटते हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी इतना डिज़र्व करते हैं कि यार प्लीज़ हमारा मसला ये है ना, ये हल करो। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और हमें ये उम्मीद है कि जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो ये हमारा मसला जो है वो ज़रूर हल करेगा। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आप ये जो स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये लाजमी आप करेंगे और आप कंप्लेन करेंगे, क्योंकि एक बंदे से, मैं रिपीट करता हूं कि एक बंदे के करने से कुछ नहीं होता जब तक सब एक हो के ज़ोर ना लगाएं। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को गौरेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। गुड लक।